हेलो एवरीवन। बेटा जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 9 है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स और लॉज ऑफ मोशन, चूँकि ये फिजिक्स का पार्ट है, यानी कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये एनसीईआरटी का फिजिक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की। ठीक है, फोर्स क्या होता है, हमारा जो स्टार्टिंग होगा चैप्टर्स का वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, फोर्स से, यानी कि चैप्टर के नेम से ही हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद से लास्ट तक एक एक पॉइंट्स हम लोग इस चीज़ में, मतलब इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये जो भी आगे आने वाली जो सीरीज़ है लेक्चर्स की इस चैप्टर की, उसमें सारी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। तो फोर्स से आप क्या समझते हो, तो बेसिकली क्या है कि अगर आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ है, अगर वो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई भी फोर्स यानी कि कोई भी चीज़ आप अप्लाई ना करो, यानी कि कोई पुश ना दो या कोई पुल ना करो, तब तक वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में, ओरिजिनल स्टेट में रहेगी, यानी कि उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में है, अगर मूव कर रही है तो वो मोशन में रहेगी, मतलब वो रेस्ट में नहीं आएगी। बेसिकली हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था दैट इज़ अ मोशन। मोशन बेसिकली क्या है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन किस वजह से हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं था। बट यहाँ पे क्या है कि फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स एक फैक्टर है जो मोशन को कॉज करता है, मतलब कि मोशन के लिए काज की तरह से एक्ट करता है। यानी कि अगर किसी भी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उस बॉडी का मोशन वेरी होता है, मोशन चेंज होता है, मोशन होता है, या फिर वो बॉडी रेस्ट में आती है। ये सारी सिचुएशन जो भी होती हैं वो फोर्स की वजह से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी। फोर्स की जो डेफिनेशन होगी, फोर्स इज पुश और पुल which act on a body and tries to change or change the state of rest or motion of body. Motion of body is called force. तो फोर्स के डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आया कि वो ऐसा पुश और पुल होता है जो किसी भी बॉडी के उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का काम करता है। यानी कि कोई बॉडी है, जैसे कि मान लीजिए एक ब्लॉक है और इसको किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने रखा है, अभी क्या है, रेस्ट में है, बट यहाँ से कोई पर्सन इसको अप्लाई करे फोर्स दैट इज़ एफ, और ये बॉडी क्या हो जाए, मूव करने लगे। क्या हो जाए, मूव करने लगे। मतलब इसमें क्या हो गया, स्टेट चेंज। क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गया। अब अगर स्टेट इसका चेंज हो गया तो इसका मतलब कि ये क्या है कि इस पर कोई ना कोई फोर्स काम किया है, इसकी वजह से बॉडी का स्टेट चेंज हुआ है। तो बेसिकली फोर्स क्या है, दैट पुश और पुल विच एक्ट्स ऑन आवर बॉडी एंड ट्राइज टू चेंज और चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी किसी भी बॉडी पर, यानी कि वो अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करती है, या अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करती है। उस फैक्टर को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फोर्स कहते हैं। तो अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स
इसमें फर्स्ट पॉइंट, फोर्स causes the या force is the cause of motion. Force is the cause of motion. फोर्स जो होता है वो मोशन का कॉज होता है, ठीक है। फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज shape or size or state of rest और मोशन। ये क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी के शेप या साइज को चेंज कर सकता है या उस बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज कर सकता है, यानी उसकी स्टेट को चेंज करने का काम करता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि फोर्स क्या है, फोर्स को क्या क्या करता है। ये चीज़ कॉज ऑफ मोशन, मोशन के लिए कॉज की तरह से काम करता है। दूसरा, किसी भी बॉडी के शेप और साइज को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। इसमें अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, और इसको हम लिखते हैं और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फोर्स की एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स की एसआई यूनिट्स हो गए। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने बात कर ली, यानी कि फोर्स बेसिकली होता क्या चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद यानी कि इस इंट्रोडक्टरी पार्ट्स के बाद से अगर हम देखें तो फोर्स कितनी तरह के हो सकते हैं, कैसा फोर्स किसी बॉडी पे काम कर सकता है। तो बेसिकली किसी भी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे जो फोर्स होता है वो या तो एक्सटर्नल होगा या इंटरनल फोर्स होगा। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखना है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। बेसिकली अगर हम बात करेंगे फोर्स की तो ये किस तरह से हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई पर्सन है और दूसरा एक पर्सन है, दोनों को अगर हम किसी एक सिस्टम में ले लेते हैं, सिस्टम बेसिकली क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सिस्टम ए की अगर हम बात करें, ये सिस्टम ए है, और दूसरा केस अगर हम ले लें सेम इसी तरह से, और सपोज कि दोनों एक दूसरे पर एक रोप को पुश करने का काम कर रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे से एक रोप को पुश करने का काम कर रहे हैं, यानी कि ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है। दिस इज 1, दिस इज 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी 1, 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम बात करें इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये जो फोर्स लगा रहा है ये इसको खींच रहा है, फोर्स ऑन, या सिंपली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहाँ पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और इधर से इधर की अगर आप देखेंगे तो क्या जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इस तरह से फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं। अब अगर हम देखें, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम इसको, यानी कि दिस इज द सिस्टम, जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे वही हमारा क्या होगा, सिस्टम। तो अगर हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो इस वाले केस में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, एक ही सिस्टम है। अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है। तो उस केस में F12 एंड F21 आर इंटरनल फोर्स। क्या कहेंगे, इंटरनल फोर्स। ये दोनों इंटरनल फोर्स होंगे। बट यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1 को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो 1 पर 2 ने जितना भी फोर्स लगाया होगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी 1 पर 2 ने जितना भी फोर्स लगाया है तो हम क्या बोलेंगे, 2 का फोर्स, 2 का लगाया हुआ जो फोर्स है वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, तो आई थिंक इतनी पॉइंट्स क्लियर हो गएंगे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं। इसके अलावा फर्दर अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स की, टाइप्स ऑफ फोर्स, तो एक आपका होता है बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, या सिंपली इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं? बैलेंस्ड फोर्स बेसिकली अगर हम बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्स की, द नेट फोर्स acting, net forces acting on a body that cause no motion is called balanced force। जैसे कि एक ब्लॉक है, इधर से हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से भी हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अगर हम इस पे टोटल फोर्स की बात करें, यानी कि F इज इक्वल टू इधर से जो फोर्स लगा 5, इधर से जो फोर्स लगा 5, दैट इज़ 0। तो नेट फोर्स कितना लगा, 0 न्यूटन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। इसी तरह से अनबैलेंस्ड फोर्स की अगर हम बात करें तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स पे बेटा ध्यान से देखिएगा, यानी कि द नेट फोर्स एक्टिंग, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट causes motion are called unbalanced force। ठीक है, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि जो बॉडी के अंदर मोशन को कॉज करते हैं। यानी कि किसी भी सिस्टम पे अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उन फोर्सेस की वजह से अगर वो सिस्टम के जो भी कह सकते हैं कि एलिमेंट्स हैं या जो भी बॉडीज़ हैं उस सिस्टम में इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, उसमें क्या हो जाए, यानी कि वो मोशन में आ जाए, तो उनको हम क्या बोलेंगे,
अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे इसको हम और ज़्यादा रेक्टिफाई करेंगे। अभी हमने बात किया था फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, बट यहाँ पे विच टाइप ऑफ फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है मोशन के लिए बेटर कॉज होता है। तो इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन या वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स। देखिए फोर्सेस की अगर हम अब टाइप की बात करें तो फोर्सेस तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, यानी उनको कैटेगराइज कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, यानी कि सारे फोर्सेस को अगर हम लिस्टिंग करना शुरू करें तो। ठीक है, फिलहाल उसमें से कुछ कॉमन फोर्सेस होते हैं जिनको हम कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले अगर इनकी वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो एक जो आपका फोर्स होता है फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं? फोर्सेस जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, वो किसी और फोर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। द फोर्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फोर्स। अब फंडामेंटल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा आपका है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ वन इज द वीक फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी फोर्सेस हैं वो क्या है? डेराइव्ड फोर्स हैं। जैसे कि आपका कह सकते हैं एक तरह से मस्कुलर फोर्स, ठीक है, फोर्स acted by मसल। ठीक है, तो ये मस्कुलर फोर्स हो गया। इसी तरह से आपके बहुत सारे फोर्सेस होंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्सेस, ये सब के सब क्या हैं? फंडामेंटल फोर्सेस के पार्ट्स ही हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे फोर्सेस आपको दिखेंगे नेचर में, जो कि जैसे कि एक आपका होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करें, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ a body
मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो इस तरह के आपका सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया। बेसिकली सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू mv² r होता है। यहाँ पर m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी, और r जो होती है वो रेडियस होता है। ये इतने फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। तो आपके पास क्या मिला, फंडामेंटल फोर्सेस मिल गए, मस्कुलर फोर्स मिल गया, सेंट्रिपिटल फोर्स मिल गया। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे फोर्सेस के आपको टाइप्स दिखेंगे। फिलहाल अभी जो है हम लोग कम से कम इन कॉमन फोर्सेस के बारे में तो जानना ही चाहिए। इसके अलावा और भी फोर्सेस हैं, दैट इज नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू सरफेस, ये हो गया आपका नॉर्मल फोर्स। इसी तरह से नेक्स्ट होता है टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स बेसिकली बेटा क्या होता है, टेंशन फोर्स जो होता है आपका, यानी कि फोर्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, कोई भी स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है, यानी कि खिंचा हुआ, अगर खिंची हुई डोरी है तो उसके बीच में जो फोर्स काम करता है उसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्लियर? तो आई थिंक ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल हम लेते हैं कि बेसिकली देखा जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसी भी दो बॉडीज़ के पास अगर मास है तो उनके बीच में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। चूँकि हम ये जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। आई थिंक ग्रेविटेशन चैप्टर जो आपका है उसमें हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली क्या होता है, किसी भी बॉडी को, यानी कि जैसे अर्थ और किसी भी बॉडी के बीच में अगर जो फोर्स काम करता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेविटी हमेशा क्या होती है, नीचे की तरफ काम करती है, मतलब किसी भी बॉडी को वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो अगर हम अर्थ के सरफेस पर हैं, सपोज करिए कि अगर हम अर्थ के सरफेस पर हैं, दिस इज़ द अर्थ, और यहाँ पे कोई पर्सन है, तो ग्रेविटी इसको अगर नीचे की तरफ पुल कर रही है, ठीक है, तो ये पर्सन क्या होता है, जैसे हम लोग क्या होता है कि अर्थ के अंदर नहीं डिप हो जाते, यानी कि अर्थ के अंदर धंस नहीं जाते, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ये सरफेस है वो क्या करता है, एक नॉर्मल रिएक्शन देता है। क्या देता है? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। तो जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो इसलिए ये कैसी कंडीशन हो गई? बैलेंस कंडीशन। इसलिए इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए हम जो है अर्थ के अंदर डिप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है लॉज ऑफ मोशन। इसको रब करें। नेक्स्ट है लॉज ऑफ मोशन। फोर्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। लॉज ऑफ मोशन, इसमें सबसे पहली चीज फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट
लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इसमें आप क्या लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट if a body is in rest or in the state of motion it continues its state of rest or motion until and unless external force is applied to it। तब तक रहता है जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, यानी कि until or unless the external force is not applied on it, ठीक है। जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं, ठीक है। सिंपली इसको दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं, इट स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless when the external forces applied on it, external unbalanced forces applied on it, यानी कि जब तक कोई इस पर unbalanced force अप्लाई नहीं होता है तब तक जो है वो अपने स्टेट को कंटिन्यू रखता है, ठीक है। इसके बाद दिस इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको और हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या हुआ है या इनर्शिया क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इनर्शिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज इनर्शिया। अगर हम इनर्शिया की बात करें, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच it resist to change its state of rest or uniform motion when external unbalanced force is applied to it, ठीक है। इट इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। यानी कि जब कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उसके अपने स्टेट को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी, मतलब उसको उसके चेंज को अपोज करेगी। ये उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। कहीं कहीं आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इनर्शिया। बच्चे क्या लिखते हैं कि SI यूनिट ऑफ इनर्शिया इज द मास।
जो कि गलत है। SI यूनिट ऑफ इनर्शिया इज द किलोग्राम, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? फिर देखिए क्या है कि इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ अ फिनोमिना, ठीक है। तो अब बेसिकली चूंकि क्या होता है कि इसको मेज़र कैसे किया जा सकता है, ये बेसिकली क्या होता है कि किसी भी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उस बॉडी के अंदर इनर्शिया उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, नोट इनर्शिया is directly proportional to mass of a body, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट डजंट हैव any unit as it is not a physical quantity, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, इसलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो इनर्शिया की बेसिक आपकी प्रॉपर्टी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, आप बस में बैठे हो और बिल्कुल बस जो है रुकी हुई है, आप भी रुके हो, अचानक से बस चलना शुरू कर देती है, स्टार्ट हो जाती है, बस मोशन करना शुरू कर देती है, तो आप क्या करते हो कि पीछे की तरफ फॉल करते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बस की कंपैरिजन में आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट था वो क्या था, बस के कांटेक्ट में था। बस जैसे चलना शुरू हुई तो लोअर पार्ट तो आपका आगे मूव कर गया, लेकिन अपर पार्ट को इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल पाई, यानी आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट था वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में की कंडीशन की वजह से, यानी कि वो रेस्ट में था, तो वो अपने उस रेस्ट की पोजीशन को रिटेन रखना चाह रहा था। इस वजह से क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन आगे बढ़ गया, अपर वाला पोर्शन उसी पोजीशन पे रह गया, तो उसके रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, पीछे की तरफ गिरता हुआ फील करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया और उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।